Hello friends, welcome back to the NEET MDS lecture series, and this video is a continuation of the previous lecture in which we have discussed about developmental disturbances of oral cavity including jaws, tongue, lips and palate, salivary glands and oral mucosa. We have discussed the basics of the whole chapter. मतलब बेसिकली वो ओवरव्यू था, हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस ऑफ जॉज, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एग्नाथिया. ए मीन्स एब्सेंस, ग्नाथिया मीन्स जॉज. So it's absence of jaws. Basically it comprises of micrognathia and cynosia syndrome. या तो jaw absent होगा या छोटा बनेगा. So उसके बाद cynosia से हमें क्या समझ में आता है? Syn means fusion and ossia refers to the word ears. So syndrome is a group of disorders. इसे हम और क्या कहते हैं? Autocephaly. So basically इसमें क्या होता है? ऑटोसेफेली को हम बोलते हैं एग्नाथिया, क्योंकि यहाँ पे जॉस की फॉर्मेशन नहीं होती है, जॉ की एब्सेंट होता है जो हमारा जॉ है. और ऑटोसेफेली कॉम्प्लेक्स और ईयर्स का भी इसमें एसोसिएशन है. सो बेसिकली इट्स ऑल्सो नोन एज एग्नाथिया ऑटोसेफेली कॉम्प्लेक्स. ये बहुत ही रेयर डिसऑर्डर है और जब भी होता है तो इट कम्स आउट टू बी लीथल. अब ये होता क्यों है? क्योंकि जो फर्स्ट ब्रेंकियल आर्च है उसकी डेवलपमेंट डिस्टर्ब होती है, उसकी वजह से हमें ये नॉर्मली देखने को मिलती है. अब इसमें एग्नाथिया का क्या मतलब था? एब्सेंस ऑफ जॉज. अब इसमें क्या है कि जो जॉ है, मैंडिबल की फॉर्मेशन नहीं हुई. मैंडिबल की फॉर्मेशन नहीं, उसकी वजह से जो हमारी माउथ ओपनिंग है वो बहुत कम रह जाती है, एज शोन इन द क्लिनिकल पिक्चर बिलो. अब माउथ ओपनिंग इतनी ही कम है कि एक छोटा सा होल जैसी स्ट्रक्चर ही दिख रही है. सो उसे हम बोलेंगे माइक्रोस्टोमिया. अब मैंडिबल की तो फॉर्मेशन नहीं हुई, जिसकी वजह से ईयर हैं जो रेस्ट कर रहे हैं बिलो द चिन इन फ्यूज्ड फॉर्म, जिसे हमने नाम दिया सिनोशिया. नाउ मूविंग ऑन टू द माइक्रोग्नाथिया. माइक्रो मीन्स स्मॉल, ग्नाथिया मीन्स जॉ. ये भी बेसिकली दो तरह से होता है, एक कॉन्जेनाइटल एक एक्वायर्ड. कॉन्जेनाइटल में क्या होता है? इट्स ड्यू टू द पेरी रॉबिन सिंड्रोम एंड कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज. और एक्वायर्ड में इट्स ड्यू टू यूजली TMJ डिस्टर्बेंसेस. अब व्हाट इज पेरी रॉबिन सिंड्रोम और सीक्वेंस? सीक्वेंस इज बेसिकली सीरीज. इसमें क्या है? 3 कंपोनेंट्स होते हैं पेरी रॉबिन सिंड्रोम के. वन इज माइक्रोग्नाथिया, देन ग्लॉसोटोसिस, देन क्लेफ्ट पैलेट. अब इसमें क्या है? माइक्रोग्नाथिया. इसकी जो डिटेल्स हैं आगे फर्दर जैसे जैसे लेक्चर्स होंगे उसमें डिस्कस करेंगे. पेरी रॉबिन सिंड्रोम फिर से रिपीट होगा, बट इसमें फॉर अ लिटिल बिट ऑफ नॉलेज, जो माइक्रोग्नाथिया, माइक्रो अब जॉ क्या है? स्मॉल है पेशेंट का, तो टंग को स्पेस नहीं मिलती वहाँ रेस्ट करने के लिए. अब जाके टंग या तो फॉल करेगी बैकवर्ड, अगर बैकवर्ड फॉल करेगी तो वो करेगी रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, या फिर वो पैलेटल शेल्स में जाके इंटरफेयर करेगी, मतलब बेसिकली पैलेट की फॉर्मेशन में इंटरफेयर करेगी, जिसकी वजह से जो पैलेटल शेल्स है राइट एंड लेफ्ट वो आपस में फ्यूज नहीं कर पाते, रिजल्टिंग इन क्लेफ्ट पैलेट. अब जो पेरी रॉबिन सिंड्रोम है, ये मेन पॉइंट है कि पेरी रॉबिन सिंड्रोम और कहाँ पे दिखता है. सो पेरी रॉबिन सीक्वेंस इट्स बेसिकली सीन इन स्टिकलर सिंड्रोम. अब स्टिकलर सिंड्रोम कंप्राइजेज ऑफ, इसमें क्या क्या होता है? मायोपिया, स्कॉलियोसिस, पेरी रॉबिन सीक्वेंस, हियरिंग लॉस एंड माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स. नाउ अब बेसिकली स्कॉलियोसिस जो हमें पीछे पढ़ा है उसको लिटिल बिट फॉर नॉलेज, एडिंग ऑन टू सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स फॉर एडिशनल नॉलेज. स्कॉलियोसिस क्या होता है? इट्स अ बेसिकली साइडवेज कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, वो है एबनॉर्मल हो जाता है. अब ये फर्स्ट डायग्राम इज डिपेक्टिंग हेल्दी स्पाइन. सेकेंड में दिस इज द थोरेसिक स्कॉलियोसिस. थर्ड में इट्स लंबर स्कॉलियोसिस. एंड फोर्थ में इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द thoraco एंड lumbar scoliosis. एंड फिफ्थ इज combined scoliosis. This is the basically 5 types of scoliosis can be seen in human body. Now that's a picture of micrognathia. Next, macrognathia.
मैक्रो मीन्स लार्ज, गनाथिया मीन्स जॉ। अब हाउ टू लर्न कि इसमें कौन कौन सी एसोसिएटेड फीचर्स हैं, कौन कौन सी एसोसिएटेड अनोमलीज हैं। अब जो मैक्रोगनाथिया है ना, इसको हम याद कर सकते हैं, बेसिकली ये एसोसिएशन है इसकी हार्मोनल से। सो पिट्यूटरी जाइजेंटिज्म में जाइंट मीन्स लार्ज, सो पिट्यूटरी जाइजेंटिज्म इज एसोसिएटेड विद मैक्रोगनाथिया। Acromegaly, again it has a connection with hormonal part, so macrognathia में pituitary gigantism, acromegaly and leontiasis osseosa, that is line like faces. Leontiasis osseosa basically associated है with Paget's disease, जिसमें क्या होता है पेजर डिजीज़ में, अगर पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या होता है पेजर डिजीज़ में बेसिकली ये एसोसिएटेड होता है विद द मैक्सिलरी जॉ, जिसमें जो हमारा मैक्सिलरी जॉ है वो बहुत बड़ा हो जाता है। सो इसलिए इसका कनेक्शन है विद मैक्रोगनाथिया। नाउ जनरल फैक्टर्स टू फेवर मैंडिबुलर प्रोग्नाथिज्म। अब कोई जॉ एनलार्ज्ड है तो वो प्रोग्नाथिक हो जाएगा। अब जो फैक्टर्स मैंडिबुलर प्रोग्नाथिज्म के फेवर में हैं वो कौन कौन से हैं। मैंडिबुलर का प्रोग्नाथिज्म हो क्यों सकता है, या तो जो रेमस की हाइट है वो ज़्यादा होगी है, इंक्रीज इन द हाइट ऑफ रेमस, या फिर जो बॉडी ऑफ मैंडिबल है उसकी लेंथ ज़्यादा है, या फिर गोनियल एंगल इंक्रीज्ड है, या फिर क्या है कि जो ग्लिनोइड फोसा है ना, वो देखो एंटीरियर पोजीशनिंग ऑफ ग्लिनोइड फोसा टू अकोमोडेट जॉ। अब इसमें क्या है बेसिकली जो ग्लिनोइड फोसा है ना उसकी वो आगे को पोजीशनड है, या फिर क्या होता है इसमें कॉन्डाइल का साइज इतना बड़ा हो गया है कि जो ग्लिनोइड फोसा है उसको अकोमोडेट करके रखना मुश्किल हो रहा है। बेसिकली इसका ये मतलब है एंटीरियर पोजीशनिंग ऑफ ग्लिनोइड फोसा टू अकोमोडेट स्लाइटली इंक्रीज साइज ऑफ द कॉन्डाइल। कॉन्डाइल का साइज इतना बड़ा है कि ग्लिनोइड फोसा उसको अकोमोडेट नहीं कर पा रहा, वो थोड़ा आगे को पोजीशन हो गया, आगे को खिसक गया उसको अकोमोडेट करने के लिए। या फिर क्या है कि देखने में ही लग रहा है कि हाँ जी मैंडिबुलर प्रोग्नाथिज्म है, मैंडिबल का साइज बड़ा है, सिर्फ देखने में लग रहा है। वो क्यों लग रहा है, जब उसका पेशेंट का मैक्सिला जो हाइपोप्लास्टिक है, जो प्रॉपर से डेवलप नहीं हुआ, मैक्सिलरी लेंथ कम है, तो उसकी वजह से भी मैंडिबल का समटाइम प्रोग्नाथिक लगेगा, या फिर डिक्रीज्ड मैक्सिलरी लेंथ। या फिर क्या है कि जो मैक्सिला है वैसे तो उसका साइज ठीक है लेकिन वो पोस्टीरियरली पोजीशनड है, posterior positioning of maxilla in relation to the cranium। या फिर जो चिन बटन है पेशेंट का इट्स वेरी प्रोमिनेंट, या फिर सॉफ्ट टिश्यू कंटूर्स हैं जो वो वेरी कर रहे हैं। ये सारे जो फैक्टर्स हैं दीज फेवर मैंडिबुलर प्रोग्नाथिज्म। अगेन रिवाइज करते हैं, या तो रेमस की हाइट जो है वो ज़्यादा होगी है, या फिर बॉडी ऑफ मैंडिबल की लेंथ ज़्यादा होगी है, या फिर गोनियल एंगल बढ़ गया, या फिर जो ग्लिनोइड फोसा है वो एंटीरियरली पोजीशनड है, क्योंकि जो कंडाइल का साइज है वो इतना बड़ा हो गया कि वो उसको अकोमोडेट नहीं कर पा रहा, सो वो एंटीरियरली पोजीशनड है। या फिर मैक्सिला की लेंथ है जो वो कम है, या फिर क्रेनियम की रिलेशन में जो मैक्सिला है इट्स पोस्टीरियरली पोजीशनड, या फिर पेशेंट का जो चिन बटन है इट्स वेरी प्रोमिनेंट, या फिर ड्यू टू वेरिंग सॉफ्ट टिश्यू कंटूर्स। Now, here is the clinical appearance of macrognathia. Now, we have discussed earlier also कि macrognathia is basically associated with the Paget's disease of the bone. Macro means large, gnathia means jaw, जिसमें one of the jaw है जो उसकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा है, वो enlarged है, jaw साइज में बड़ा है। So, इसकी one of the example is Paget's disease, in which we see the features of line-like faces, Leontiasis osseosa. So, जो Paget disease में macrognathia basically associated with the maxillary jaws. Sorry, maxillary jaw, not jaws. Sorry. Now, facial hemihypertrophy. ये क्या है बेसिकली, ये बहुत रेयर होता है, ये एक ऐसी डेवलपमेंटल एनॉमली है जिसमें
जो फेस है ना वो एसिमेट्रिक हो जाएगा। उसमें क्या रहता है, बेसिकली रेयर डेवलपमेंटल अनोमली करेक्टराइज्ड बाय एसिमेट्रिक ओवरग्रोथ ऑफ वन और मोर बॉडी पार्ट्स। एक या एक से ज़्यादा जो बॉडी पार्ट्स हैं उसकी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ में एसिमेट्री दिखेगी। सो इट्स बेसिकली ये है क्या, ये हाइपरप्लेजिया ऑफ द टिश्यूज देन अ हाइपरट्रॉफी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया? Hypertrophy is basically increase in size and hyperplasia is basically increase in the number of cells. So this is the difference between the two. So इसके लिए more appropriate term is facial hemihypertrophy के लिए it's actually represents a hyperplasia of the tissues than a hypertrophy. अब इसके डेंटल पार्ट में क्या है, डेंटल फीचर्स क्या होंगे? जो क्राउन साइज है वो एक तरफ का, अब इसमें क्या है, हेमी हाइपरट्रॉफी, एक साइड की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से एसिमेट्री है। हम इसकी डायग्राम देखेंगे नेक्स्ट आगे। पर जिस साइड की हाइपरट्रॉफी हो रही है, जिस साइड की ग्रोथ ज़्यादा है, उस साइड का जो क्राउन साइज है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू काउंटर पार्ट। अब इसमें क्या है, ये मेनली परमानेंट के केसेस में ज़्यादा मिलता है देन प्राइमरी। जिस साइड की ग्रोथ ज़्यादा है उस साइड की रूट साइज एंड शेप ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, उस साइड का रेट ऑफ डेवलपमेंट फास्ट होगा। रेट ऑफ डेवलपमेंट से हमें क्या समझ में आता है कि जो प्राइमरी टीथ हैं वो टाइम से पहले शेड हो जाएंगे, टाइम से पहले निकल जाएंगे, और जो परमानेंट टीथ हैं वो उनका अर्ली इरप्शन हो जाएगा, वो टाइम से पहले आ जाएंगे एज कंपेयर टू द अदर काउंटर पार्ट्स ऑफ अपोजिट साइड। अब इसमें क्या है कि जो पेशेंट का जॉ साइज है वो इंक्रीज हो जाता है abnormally as compared to other side. Now, these are the pictures associated with hemihyperplasia or facial hemihypertrophy. Now, in the first clinical picture, see the difference between both sides, right and left. There is a slightly overgrowth of the facial structures seen on the right side as compared to the left. Now, अगर हम सेकेंड पिक्चर पे जाएं, इसमें क्या है, इट्स अ बेसिकली क्लिनिकल पिक्चर ऑफ डेंटल पार्ट। सो इसमें राइट साइड की जो टंग है वो स्लाइटली ओवरग्रोन है एज कंपेयर टू द लेफ्ट साइड। नेक्स्ट, फेशियल हेमी एट्रॉफी। जैसे कि हाइपरट्रॉफी था, अब ये क्या है, एट्रॉफी, उसमें ग्रोथ ज़्यादा हो रही थी, इसमें एक साइड की जो ग्रोथ है वो कम है, उस साइड की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका साइज छोटा होगा। अब इसमें क्या है, इसको हम, इसमें एक एसोसिएटेड सिंड्रोम है फेशियल हेमी एट्रॉफी में, दैट इज पेरीरोम्बर्ग सिंड्रोम। अब इसमें क्या है, अगर हम क्लिनिकल पिक्चर देखें तो हमें फोरहेड के सेंटर में एक डिफेक्ट दिख रहा है, अंदर से एक डीमार्केशन दिख रही है। सो इट्स अ बेसिकली स्वॉर्ड लाइक क्लेफ्ट, पेनलेस क्लेफ्ट है, इसको हम अदर नेम्स में बोलते हैं कूप डे साब्रे डिफेक्ट। इट्स बेसिकली फॉर्म ऑफ लोकलाइज्ड और लीनियर स्क्लेरोडर्मा। अब ये स्प्रेड करके नेक तक जा सकता है एंड मे बी अकम्पनीड बाय कॉन्ट्रालेटरल, और दूसरी साइड को भी इन्वॉल्व कर सकता है। अब ये एक मेन चीज़ याद रखने वाली है कि आगे भी हम पढ़ेंगे, मैं एडवांस में बता रही हूँ कि जब हम क्लेफ्ट पैलेट पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि जो क्लेफ्ट पैलेट है वो मेनली फीमेल्स में दिखता है, और जो क्लेफ्ट लिप है वो मेल्स में, और जो भी क्लेफ्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर क्लेफ्ट्स में लेफ्ट आता है, तो क्लेफ्ट्स होते हैं जो ज़्यादातर वो लेफ्ट साइड पे कॉमन होते हैं, और ये फेशियल हेमी हाइपरट्रॉफी में जो ये क्लेफ्ट है ये ज़्यादा कॉमन होगा ऑन लेफ्ट साइड। ये भी अगर हम उसमें जाएं प्रॉपर, इसकी और क्लिनिकल फीचर्स अगर नेट पे सर्च करके देखें तो हमें डेंटल पार्ट्स में भी इसके क्लेफ्ट्स देखने को मिलेंगे। When there is atrophy of the face, जब इसमें एक साइड के फेस की एट्रॉफी हो जाती है, एक साइड के फेशियल स्ट्रक्चर का जो साइज है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से जो फोरामेन है उसकी ओपनिंग्स भी कम होंगी, वो नैरो हो जाएंगे, जिसकी वजह से नोज पे प्रेशर पड़ेगा
जिसकी वजह से आगे हमें क्या होगा, नर्व से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, नर्व न्यूरोपैथिक पेन। और इसकी वजह से और क्या हो सकता है, जैक्सोनियन एपिलेप्सी, दैट इज पार्शियल लोकलाइज्ड सीजर, और हमें चेंजेस इन आइज एंड हेयर, ये भी देखने को मिलेंगे। थैंक यू।